हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान बाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 एक दलीय प्रभुत्व का दौर उसके नोट्स पढ़ेंगे, जो कि उसका सेकंड पार्ट है। और इस नोट्स में ये चैप्टर पूरा भी हो जाएगा। पिछले नोट्स में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जब एक राष्ट्र को एक अखंड भारत की उसकी स्थापना करने की जब चुनौती सामने आई, तब नेहरू जी और गांधी जी ने मिलकर कहा कि हम लोग चुनाव कराएंगे और चुनावों के जरिए जो भी परिणाम निकलेगा उसी प्रकार वो संविधान की स्थापना होगी और सरकार की संचालन होगा। तो जैसे कि कई जो लेखक थे और कई जैसे संवाददाता वगैरह थे, रिपोर्टर वगैरह थे, उन्होंने ये कहा कि नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि एक अनपढ़ और असाक्षर जनता को चुनाव के मैदान में खड़े करना बहुत बड़ी गलती होगी और ये भारत को 10 साल पीछे ले जाने वाली गलती होगी। लेकिन जैसे ही प्रथम आम चुनाव हुए 1952 में, तो सभी जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूर्ण रूप से नेहरू जी की पार्टी, जो कि कांग्रेस थी, उसे पूर्ण बहुमत मिला। और ये चुनाव थे, जो मतदान थे, जो पूर्ण रूप से सफल रहे। उसी प्रकार जब दूसरा आम चुनाव हुआ, वो हुआ था 1957 में। 1957 में भारत में दूसरे आम चुनाव हुए, तो इस बार भी स्थिति पिछली बार की तरह ही रही और कांग्रेस ने लगभग सभी जगह आराम से चुनाव जीत लिए। लोकसभा में कांग्रेस को 371 सीटें मिली। कितनी मिली? 371 सीटें। जवाहरलाल नेहरू दूसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन केरल में कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव दिखा और कांग्रेस केरल में सरकार नहीं बना पाई। केरल में कम्युनिस्टों की प्रथम चुनावी जीत। 1957 में कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का मुंह देखना पड़ा और मार्च 1957 में विधानसभा के चुनाव हुए। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें मिली। 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों का भी समर्थन इस पार्टी को प्राप्त था। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता EMS नंबूदरीपाद को सरकार बनाने का न्योता दिया। यह पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनावों के द्वारा बनी। संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस पार्टी ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वायदे के साथ आई थी कि वह कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीतिगत पहल करेगी। 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट पार्टी सरकार को बर्खास्त कर दिया और यह फैसला विवादास्पद साबित हुआ। अब जब दूसरे आम चुनाव हुए, जो कि 1957 में हुए थे, तो इसमें भी जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में विराजित हुई और नेहरू जी दूसरी बार भी भारत के प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन जो भारत में जो केरल राज्य था, वहां कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा दिखा और वहां कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार चुनी गई। लेकिन जैसे ही सरकार चुनी गई, तो उन लोगों ने उन लोगों को, जो निर्दलीय जो 5 उम्मीदवार थे, उन्होंने समर्थन दिया और कांग्रेस पार्टी ने जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो जिस वायदे के साथ सरकार के रूप में आई थी, उस वायदे को पूरा न करने के कारण कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ मुहिम छेड़ दी और मुहिम के कारण वहां संवैधानिक तंत्र विफल हो गया और उसके कारण अनुच्छेद 356 के तहत वहां केंद्र में केंद्र की ओर से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। तो यह कांग्रेस के इतिहास में एक विवादास्पद फैसला साबित हुआ। तीसरा आम चुनाव 1962 में। और तीसरा आम चुनाव 1962 में हुआ, तो 1962 में भी जैसे ही कांग्रेस बड़े आराम से लगभग सभी जगहों पर चुनाव जीत गई और इस चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में 361 सीटें जीती और जवाहरलाल नेहरू तीसरी बार भी प्रधानमंत्री चुने गए। अब सभी जो चुनाव हुए थे, उनमें कितनी कितनी सीटें मिली और कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार का रहा। पहला चुनाव था 1951 से 52, जिसमें 367 सीटें कांग्रेस को मिली। दूसरा आम चुनाव था 1957, जिसमें 371 सीटें मिली। और तीसरा चुनाव था 1962 में, जिसमें 361 सीटों के साथ कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। कांग्रेस का प्रभुत्व। स्वतंत्रता के उपरांत कांग्रेस अकेली ही सत्ता में रही। सन 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस ने आश्चर्यजनक बहुमत प्राप्त किया और इसके बाद 1957 तथा 1962 के द्वितीय एवं तृतीय आम चुनाव में भी यही स्थिति बनी रही।
अन्य जो राजनीतिक दल थे इतने कमजोर थे कि वे कांग्रेस के साथ सत्ता संघर्ष नहीं कर सकते थे। अब कांग्रेस में प्रथम 3 आम चुनाव में वर्चस्व अथवा प्रभुत्व का कारण। अब इन जो चुनाव हुए जो 3 बार, जो 1952 में, 1957 में और 1962 में, उनमें जो कांग्रेस पूर्ण रूप से बहुमत के साथ सत्ता में आई, तो उसका कारण क्या था? एक तो था स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका। जो भी मतलब कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये जितने भी थे, ये सभी स्वतंत्रता संग्राम में इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इन्हीं के आंदोलन के कारण, ये जो क्रांतिकारी थे संगठन, इनके कारण मतलब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। और कांग्रेस एक थी सुसंगठित पार्टी, सबसे पुराना राजनीतिक दल था, क्योंकि सबसे पहले भारत में इसी दल की स्थापना हुई थी। पार्टी का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क था, मतलब सबसे पहले इस पार्टी का जब स्थापना हुई तो पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में इसका नेटवर्क था, अर्थात पूरे राष्ट्र में इसके सदस्य थे। और इसमें प्रसिद्ध नेता थे जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सभी महान और प्रसिद्ध नेता थे। सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की प्रकृति थी इस पार्टी की। और भारत की जो चुनाव प्रणाली थी यह भी इसने ही घोषित की थी। सोशलिस्ट पार्टी स्थापना हुई थी इसकी 1934 में। इसके संस्थापक माने गए हैं आचार्य नरेंद्र देव। और इस पार्टी का उद्देश्य था समाजवादी कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन कर्मी और समतावादी बनाना चाहते थे। कांग्रेस की प्रकृति। कांग्रेस के बाद में जब 1962 में जो चुनाव हुए, उनके बाद में कई पार्टियां भी उभर कर आई, जिसमें था एक सत्तात्मक गठबंधन कांग्रेस की। इसके बारे में मतलब कांग्रेस की जो प्रकृति थी वो कैसी थी? कांग्रेस की प्रकृति एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन की थी। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था। शुरू में यह समाज के उच्च व संपन्न वर्गों का एक हित समूह मात्र थी, लेकिन जब 20वीं शताब्दी का आगमन हुआ तो इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया और कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के अनेक समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान, उद्योगपति, शहर के बासिंदे, गांव के निवासी, मजदूर, मालिक, मध्य निम्न वर्ग, उच्च वर्ग तथा जाति सभी को जगह मिली और सभी पंथों से, सभी वर्गों से इसमें सदस्य शामिल थे। और कांग्रेस ने अपने अंदर गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और मध्यम वर्गीयों को भी समाहित किया। इसलिए ये एक ऐसा संगठन था जिसमें सभी वर्गों को समान प्रभुत्व या समान बहुमत प्राप्त था। कांग्रेस की गठबंधन राजनीति थी। कांग्रेस के गठबंधनी स्वभाव ने विपक्षी दलों के सामने समस्या खड़ी कर दी और कांग्रेस को असाधारण शक्ति दी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1941 में और इसके संस्थापक हैं AK गोपालन। इसका उद्देश्य था देश की समस्या के समाधान के लिए साम्यवाद की राह अपनाना ही उचित होगा। 1951 में हिंसक क्रांति का रास्ता त्यागा और आम चुनाव में भागीदारी निभाई और 1964 में इसका विभाजन हुआ। चीन समर्थकों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का नाम से दल बनाया और 1947 में सत्ता के हस्तांतरण को सच्ची आजादी नहीं माना। तेलंगाना में हिंसक विद्रोह को बढ़ावा भी दिया इस पार्टी ने। भारतीय जनसंघ। इसकी स्थापना हुई 1951 में और इसके संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके संस्थापक और इसके अध्यक्ष भी थे। और इनका उद्देश्य था जनसंघ एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर देगा। इस जनसंघ की विचारधारा थी एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र का विचार। और भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर भारत की कल्पना करना, भारत व पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत का पक्षधर, अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन किया गया। और जनसंघ अपनी विचारधारा और कार्यक्रमों की दृष्टि से अन्य दलों से अलग थी, लेकिन फिर भी जनसंघ एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार का समर्थन करती थी और यह ऐसा मानती थी कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और शक्तिशाली बन सकता है। जनसंघ ने भारत पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही थी, लेकिन अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में
यह पार्टी सबसे आगे थी। समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर। समाजवादी दल, इनकी विचारधारा थी कि ये लोकतांत्रिक विचारधारा में विश्वास करते थे, पूंजीवाद और सामंतवाद को पूर्णतया समाप्त नहीं करना चाहते थे। सामाजिक न्याय को प्राप्त करने के लिए एक लोकतांत्रिक तरीकों में इनका विश्वास था। कम्युनिस्ट पार्टी, यह सर्वहारा के अधिनायकवादी में विश्वास करती थी, पूंजीवाद व सामंतवाद को पूर्णतया समाप्त करने की पक्षधर थी। यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु हिंसक साधनों में भी विश्वास रखती थी। कांग्रेस पार्टी के उदय व पतन के मुख्य कारण। 1947 से 1967 तक कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का दौर चला और इसके कई कारण थे, जैसे वही देश की सबसे बड़ी व देशव्यापी पार्टी थी। दूसरे, इसे नेहरू का चमत्कारिक नेतृत्व भी प्राप्त था। तीसरे, विपक्षी दल अत्यंत दुर्बल थे। लेकिन 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस का पतन हुआ और उसके कई कारण थे, जैसे अब उसके पास नेहरू जैसा प्रभावशाली नेता नहीं था। दूसरे, अनेक प्रांतीय नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी अलग पार्टियां बना ली। तीसरे, क्षेत्रीय स्तरों पर विपक्षी पार्टियों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। पार्टियों के भीतर गठबंधन तथा पार्टियों के बीच गठबंधन में भी अंतर था। पार्टी के भीतर गठबंधन भारत में प्रथम आम चुनाव से ही देखने को मिला। जब कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक व विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में दिखी, तो अलग अलग गुटों के होने से इसका स्वभाव सहनशील बना तथा कांग्रेस के भीतर ही संगठन का ढांचा अलग अलग होने पर भी व्यवस्था में संतुलन साधने के एक साधन के रूप में काम लिया गया। वर्तमान राजनीति में पार्टियों के बीच गठबंधन दिखाई देता है, जहां भारतीय लोकतंत्र हित में अलग अलग विचारधाराओं को मानने वाले दल आम सहमति के मुद्दों पर मिलीजुली सरकार बनाते हैं, परंतु अपने दल की नीतियां नहीं बदलते। भारत में विपक्षी दल के उदय पर। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और अन्य पार्टियां थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी थी, समाजवादी पार्टी थी, जनसंघ पार्टी थी, लेकिन उनका दबदबा इतना नहीं था, उनकी स्थिति बहुत कमजोर थी। इसलिए 1952 के पहले चुनाव से लेकर 1967 के चौथे चुनाव तक इसी पार्टी का दबदबा बना रहा। केंद्र पर राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर को छोड़कर यही पार्टी सत्ता में रही और 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई, तो 1959 में उसे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भंग कर दिया गया। सिद्धांत में देश में बहुदलीय व्यवस्था थी, लेकिन वास्तव में कांग्रेस के प्रभुत्व को देखते हुए यह एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। प्रेस, मीडिया, विरोधी दल, न्यायपालिका की स्वतंत्रता आदि लोकतंत्र की व्यवस्था के अनिवार्य घटक माने जाते हैं और बहुदलीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल माना जाता है। जब तक कांग्रेस ने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, समूह, क्षेत्रीय हितों को ध्यान में रखा और सभी को साथ लेकर चलने की नीति का अनुसरण किया, तब तक केंद्र और अधिकांश राज्यों में उसकी सरकार रही। किंतु जब मनमाने ढंग से धारा 356 का प्रयोग किया गया, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया तथा आपातकाल की घोषणा की, तो लोगों में विरोध के स्वर मुखरित हुए और अंततः जनता ने उसे सत्ता से हटा दिया और 1977 में अनेक विरोधी दल एक छतरी के नीचे आए और उन्होंने चुनाव जीता। तो इस प्रकार कांग्रेस का जो एक दलीय प्रभुत्व का दौर था, वो 1977 के पहले समाप्त हो गया और 1977 के बाद दूसरी पार्टियों का उद्भव हुआ। तो इसी के साथ बच्चों इस चैप्टर के नोट्स यहीं समाप्त होते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर के साथ मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगी। तब तक के लिए अलविदा।